Hello everyone, welcome to Open Academy Academic. Friends, I hope you are doing good. We are back with the another video of class 10 chapter 1st, and this is lecture number 2. And in this video we are going to discuss about some questions of chapter 1, and we have already discussed theoretical part in video 1. Okay, so you can watch that video for theory perspective. ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। अगर आपको लगता है कि बिल्कुल आपको थ्योरी क्लियर नहीं है तो आप पिछला वाला जो वीडियो है ना वो आप देख सकते हो, उससे आपको सारी थ्योरी क्लियर हो जाएगी और उस पर बेस्ड फिर ये कुछ क्वेश्चंस हैं। इसमें सारे PYQs टाइप के भी क्वेश्चंस हैं और केस स्टडी भी आती है आपके एग्जाम में, मतलब कि कुछ कहानी जैसी दे रखी होगी, उस पर बेस्ड फिर कैलकुलेशंस और ये हमें इस चैप्टर में जो भी थ्योरी है उसको यूज़ करते हुए उसको सॉल्व करना होता है हमें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वो ये कह रहा है पहले क्वेश्चन में भाई कि कोई दो नंबर्स हैं, एलसीएम ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, इज कोई दो नंबर है उनका एलसीएम जो है ना वो 14 टाइम्स है किसका, HCF का। ठीक है, देखो HCF जो भी है ना, लेट्स से देखो एलसीएम सॉल्व करने के लिए हम कुछ अज्यूम करने पड़ेंगे क्योंकि हमें पता ही नहीं है भाई कि एलसीएम और HCF एक्चुअल में है क्या यहाँ पे, तो वो हमें अज्यूम करने पड़ेंगे। थोड़ा और आगे पढ़ते हैं, क्या लिखा है, कह रहा है देन द सम ऑफ एलसीएम एंड HCF इज 600। दोनों को ऐड करोगे ना आप, जब एलसीएम और HCF जो भी होगा उनको, तो उसका सम आएगा 600। कह रहा है कि पहला नंबर है जो उनमें से वो 280 है, तो दूसरा वाला नंबर क्या होगा ये पूछा है उसने। देखो लेट अस से कि जो एलसीएम है ना, लेट्स से HCF, लेट्स से HCF ऑफ टू नंबर्स, ये लेट्स से x है हमारा। ठीक है, तो एलसीएम कितना होगा 14 टाइम टू नंबर्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है भाई, कह रहा है 14 टाइम है, तो 14 इंटू HCF का x है ना उसका 14 टाइम होगा। वो खुद बोल रहा है कि LCM में भाई 14 टाइम है किसका, x का, मतलब HCF का। ठीक है, फिर आगे उसने क्या बोला है कि भाई इन दोनों को ना ऐड करो आप, सम कह रहा है, सम करते हैं। चलो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम क्या है भाई, x हो जाएगा HCF और 14x हो जाएगा LCM। इनको ऐड करने पे कितना बन रहा है, 600 बन रहा है, ऐसा बोला है उसने। ये 15x हो जाएगा इज इक्वल टू 600, तो यहाँ से x की वैल्यू 600 अपॉन 15, तो x की वैल्यू कितनी आएगी फ्रेंड्स, 40। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी दो नंबर्स होंगे उनका HCF होगा ना वो क्या होगा, x अज्यूम किया था ना हमने, वो कितना होगा 40 होगा। तो LCM क्या होगा, अभी पता लग गया ना आपको कि 14x है, तो LCM जो होगा ना वो 14x है, आपको पता है। तो ये 14 इंटू x की वैल्यू कितनी है 40। ठीक है, तो ये हो जाएगा 280। तो वही कह रहा है कि भाई इनका जो LCM होगा ना वो कितना है 280, सॉरी 280 नहीं होगा, 560 होगा, है ना। 14 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 56 और 0, तो बिल्कुल 560 इसका क्या हो जाएगा LCM। क्या हमें अब HCF पता है, यस, कितना है 40। LCM कितना है फ्रेंड्स 560। कह रहा है कि एक नंबर, लेट से पहला नंबर है ना A, समझ लो आप, A है ना कोई नंबर, वो है 280, तो दूसरा नंबर B पूछा है उसने। मैंने आपको थ्योरी वाले पिछले वीडियो में इनका एक रिलेशन बताया था कि भाई LCM एंड HCF का जो प्रोडक्ट होता है ना, मतलब आपने ये पढ़ा था ना, LCM ऑफ टू नंबर्स इंटू HCF ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ऐसा पढ़ा था। LCM कितना है अपना 560 और HCF कितना है 40 इज इक्वल टू A की वैल्यू कितनी है भाई 280 जो अपने को यहाँ दे रखी है, देखो ये, इंटू B, मतलब दूसरा नंबर। तो हम यहाँ से B की वैल्यू निकाल सकते हैं। B की वैल्यू क्या बनेगी फ्रेंड्स, B इज इक्वल टू 560 इंटू 40 अपॉन 280। इससे ये 2 टाइम कैंसिल हो गया, तो B की वैल्यू कितनी बनेगी यहाँ से 2 इंटू 40। ठीक है, तो यहाँ से B की वैल्यू बनेगी अपनी 80 बन जाएगी। ठीक है, तो दो नंबर्स थे, एक है हमारा 280 और दूसरा कौन सा है 80, तो उसने यही पूछा था कि दूसरा वाला नंबर क्या होगा। तो आई होप आपको ये वाली बात क्लियर होगी कि भाई एक्चुअल में ये कैसे होते हैं। ठीक है, दो नंबर है ना उनका अगर HCF और LCM दे रखा हो तो उनका रिलेशन ये होता है। ठीक है,
उनका प्रोडक्ट जो होता है नंबर्स का वो उनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। आगे बढ़ते हैं। आई होप आप साथ में नोट डाउन कर रहे होंगे। अगर आपने नहीं किया है तो आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, फिर आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है भाई, कह रहा है कि अगर एचसीएफ है ना, दो नंबर्स हैं, कोई एक 39 एक 91, इनका एचसीएफ कितना है भाई 13 है। अच्छा नंबर्स पता है ना, मैं ये दे रखे थे, मान लो ए है हमारा 39 और बी है हमारा 91, ठीक है, और एचसीएफ दे रखा है कि एचसीएफ कितना होगा 13। तो एलसीएम पूछा है उसने, अपने पास 4 ऑप्शन है। ये अभी तो हमने पढ़ा था, देखो ये रहा रिलेशन कि भाई एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है, ए इंटू बी के इक्वल होता है। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ कितना है, एचसीएफ देखो 13, यहाँ 13 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, मतलब 39 इंटू 91, ए इंटू बी करेंगे तो यहाँ से एलसीएम क्या बनेगा अपना 39 इंटू 91 अपॉन 13। ये 3 टाइम कैंसिल, 91 का 3 से करोगे तो आएगा 273। तो भाई 273 कौन सा ऑप्शन है अपना, बी वाला ऑप्शन है। तो ये बोर्ड में आए हुए हैं ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है, आ जाते हैं एमसीक्यू में कि भाई मतलब दो नंबर्स हैं, उनका मान लो एलसीएम दे देगा या एचसीएफ दे देगा, फिर उनका उल्टा पूछ लेगा, मतलब एलसीएम दे रखा है तो एचसीएफ, एचसीएफ दे रखा है तो एलसीएम। आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। आसान से क्वेश्चन है, ठीक है, हम आसानी से कर भी सकते हैं इनको। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। हाँ ये है जो अपने लॉन्ग क्वेश्चन में कभी कभी दिख जाते हैं अपने को, ठीक है, ये आपको 3 to 4 मार्क्स का आपको एग्जाम में दिख सकता है, तो उसके लिए उतनी मेहनत भी कराएगा आपसे ये, ठीक है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट इसको। ऐसा क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में लास्ट में भी किया था, लेकिन मान लो एक क्वेश्चन से आपको ना समझ आया हो तो आप और बेहतर करने के लिए आप क्या कर सकते हो, और क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पे। मैंने आपको पहले ही बोला हुआ था कि सिलेबस तो पूरा करेंगे ही, क्वेश्चन भी हम बहुत सारे प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। तो इस प्ले लिस्ट में कह रहा है कि प्रूव दैट जो स्क्वायर रूट ऑफ 5 है ना, वो कैसा है, एक इरेशनल नंबर है। तो पिछली बार की तरह ही हम क्या करेंगे, लेट अस अज्यूम कॉन्ट्राडिक्टरी। कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब होता है ऑपोजिट, ठीक है। जो वो क्या कह रहा है कि इरेशनल नंबर है, आप ऐसा अज्यूम कर लो इसका उल्टा कि वो रैशनल नंबर है। दैट जो स्क्वायर रूट ऑफ 5 है ना इज अ रेशनल नंबर, ऐसा अज्यूम किया है मैंने, ठीक है, कि भाई जो नंबर दे रखा है ना वो कैसा है, रेशनल नंबर है। अगर ये मैंने जो अज्यूम किया है ये फिट बैठा सही है तो ये रेशनल होगा। अगर जो मैंने अज्यूम किया है उसकी प्रॉपर्टीज को ये फॉलो नहीं करता होगा तो ये इरेशनल हो जाएगा, अगर रेशनल नहीं है तो, ठीक है। देखो रेशनल नंबर आपको पता है, पिछली वीडियो में भी हमने बात करी थी कि भाई क्या कर सकते हो आप, जो P अपॉन Q के फॉर्म में लिखे जा सकें, वेयर Q इज नॉट इज इक्वल टू 0 एंड P एंड Q आर इंटीजर्स एंड आर को प्राइम नंबर्स, ठीक है। ये सारी बातें अगर हम देखें तो भाई अगर रेशनल नंबर है तो स्क्वायर रूट 5 को आप कैसे लिख सकते हो, P अपॉन Q, क्योंकि रेशनल को ऐसे ही तो लिख सकते हैं हम। यहाँ पर जो P Q है ना दैट कैन नॉट बी 0 एंड P एंड Q आर इंटीजर्स, ठीक है, एंड आर को प्राइम नंबर्स। को प्राइम है इसका मतलब ये हुआ कि उनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, उनका एचसीएफ क्या होगा 1 होगा। आप पिछले वीडियो से ये बात जानते हो, ठीक है। तो चलिए अब हम कुछ आगे फर्दर से कैलकुलेशंस करते हैं। लेट्स से ये जो हमारे सामने लिखा हुआ है रूट 5 इज इक्वल टू P अपॉन Q, अगर देखो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये रेशनल है तो P और Q इंटीजर्स होंगे और को प्राइम होंगे। को प्राइम का मतलब है कि P और Q के बीच में जो कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, विच मीन्स P एंड Q विल हैव नो कॉमन फैक्टर, ठीक है, एक्सेप्ट 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता है इनमें, ठीक है। 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता। या फिर ये कह सकते हैं कि HCF ऑफ P और Q क्या होगा 1 होगा, ठीक है। यही तो होते हैं को प्राइम नंबर जिनका HCF क्या हो 1 हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। चलिए आगे करते हैं। मान लो ये लिखा हुआ है ना, इसको स्क्वायर करते हैं। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड आप स्क्वायर करोगे ना तो क्या हो जाएगा, रूट 5 का स्क्वायर 5 होता है ना, और P का P स्क्वायर और Q का Q स्क्वायर। तो रूट 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू P अपॉन Q का स्क्वायर। आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो रूट 5 का स्क्वायर क्या होगा भाई, रूट 5 का स्क्वायर होगा 5 इज इक्वल टू ये P का स्क्वायर P स्क्वायर और Q का स्क्वायर Q स्क्वायर। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो P स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ से P का 1 से करेंगे P स्क्वायर 5Q स्क्वायर,
ठीक है। देखो आपने यूक्लिड का डिवीजन लेमा पढ़ा था, है ना, यूक्लिड का डिवीजन लेमा, वो ये कहता है भाई कि अगर कोई भी नंबर है ना वो कंप्लीटली डिविजिबल होगा अगर उसका रिमाइंडर 0 होगा। इसके पास कुछ नहीं है तो मान लो यहाँ 0 होगा, कुछ नहीं है तो ऐड कर सकते हैं हम, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 5 है ना वो इसको डिवाइड करेगा। आप सोचो ना क्या होता है, साइड में मैं आपको एक बार समझा देता हूँ कि जैसे जो डिविडेंड होता है ना, ठीक है, जिसको हम डिवाइड करते हैं वो डिवाइजर, मतलब जिससे डिवाइड करते हैं, इनटू कोसेंट जितने टाइम डिवाइड करते हैं, प्लस रिमाइंडर, ठीक है। अब रिमाइंडर 0 होगा तभी तो ये कंप्लीटली डिविजिबल होगा। अगर रिमाइंडर कुछ और होगा नॉन जीरो, इसका मतलब वो उसके टेबल में नहीं आता, उसका फैक्टर नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसलिए हमें क्या चाहिए कि रिमाइंडर 0। तो देखो इसके साथ यहाँ पे कुछ नहीं है तो वो 0 है, इसका मतलब रिमाइंडर क्या रहा होगा, यहाँ पे 0 रहा होगा, ठीक है। इतनी सी बात आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अगर रिमाइंडर 0 है तो इसका मतलब क्या है कि 5 कंप्लीटली डिवाइड्स पी स्क्वायर, इसका मतलब क्या है कि 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर। अगर 5 पी को इस पी स्क्वायर को डिवाइड करता है क्योंकि पी और क्यू को प्राइम है, तो इसका मतलब जो 5 है ना वो किसको डिवाइड करेगा, पी को भी, उसका जो स्क्वायर रूट होगा ना पी स्क्वायर का, पी उसको भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता लगी कि 5 डिवाइड्स पी, ठीक है। 5 जो है ना वो पी को क्या करता है, डिवाइड करता है। इसका मतलब ये हुआ कि पी के टेबल में, मतलब 5 के टेबल में जो p होगा ना वो आगे आएगा, ठीक है। क्यों, इसका ये भी मतलब हुआ कि जो ये जो 5 है ना, 5 इज अ फैक्ट, अगर डिवाइड करता है तो वो उसका फैक्टर होगा, फैक्टर ऑफ p। इतनी सी बात आपको क्लियर होगी आई होप, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता लग गई कि भाई जो 5 है ना वो p का क्या है, फैक्टर है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। देखो अगर 5p को डिवाइड करता है कंप्लीटली तो मैं ये नहीं कह सकता कि p जो होगा ना वो 5 के टेबल में आता होगा, कुछ कोसेंट भी तो होगा। देखो जैसे मान लो 30 लिखा हुआ है तो वो कैसे होगा, 5 × 6 + 0, ऐसे ही तो बनेगा। तो देखो ये 5 है, मान लो कितने कुछ टाइम डिवाइड होता होगा, या 30 है तो 6 टाइम, 35 होगा तो 5 टाइम, ऐसे ही तो चलेगा। आपको ये बात समझ आ रही होगी आई होप। तो यहाँ पे मान लो कुछ कोसेंट होगा तो वो मैं मान लेता हूँ लेट से कुछ r कोसेंट है इसका, ठीक है। मतलब अगर r की वैल्यू 1 2 3 4 जिस हिसाब से होगी वैसे वो चलता जाएगा आगे। 1 होगी तो 5 आएगा, 2 होगी तो 10 आएगा, 3 होगी तो 15 आएगा, ऐसे, ठीक है। आप इसका स्क्वायर करोगे अगर तो p स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा, 5 का स्क्वायर 25 और ये r स्क्वायर, इसको इक्वेशन 2 ले लो। अब एक काम करो आप कि जो p स्क्वायर की वैल्यू लिखी है ना यहाँ पे इक्वेशन 1 में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ p स्क्वायर इन इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो 1 में जो p स्क्वायर की वैल्यू क्या है वो है 5q स्क्वायर, इधर क्या लिखा हुआ है 25r स्क्वायर, ठीक है। तो देखो अब ये 5q स्क्वायर इज इक्वल टू 25r स्क्वायर हो गया ना। अब आप लिख सकते हो ये 5 से डिवाइड कर सकते हो इसको, तो ये q स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, 5r स्क्वायर आएगा। अरे 5 5 जा 25 होते ना। तो यार इसका मतलब देखो यहाँ की तरह देखो p स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर q स्क्वायर से ये पता लगा कि जो 5 है वो p स्क्वायर को क्या करता है, डिवाइड करता है। वैसे ही डिट्टो यहाँ देखो कुछ इसके मल्टीप्लाई में कुछ लिखा हुआ है 5 और 5 इज इक्वल टू में ये q स्क्वायर लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो 5 है वो किसको डिवाइड करता है, p स्क्वायर की तरह q स्क्वायर को भी डिवाइड कर सकता है। अगर ये इसको डिवाइड करता है तो इसका स्क्वायर रूट जो होगा उसको भी डिवाइड करेगा, विच मीन्स कि 5 डिवाइड्स q। देखो दो चीज़ें हमें देखने को मिल गई कि 5 जो है ना वो क्या है, और इसका मतलब ये भी कह सकते हो आप कि 5 इज अ फैक्टर ऑफ q। मैं यही देखो शो कराना चाहता हूँ, हर एक क्वेश्चन में मेरा यही टारगेट रहेगा कि मैं ये सब शो करा पाऊँ कि भाई जो एक कॉमन फैक्टर कुछ मिलेगा p और q के बीच में। मैंने तो ये बोला हुआ है स्टार्टिंग में, आपको याद है कि जो p और q है उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, किसके अलावा, 1 के अलावा। 1 नहीं है, केवल जो उसका फैक्टर हो सकता है HCF इनका 1 होगा क्योंकि ये कोप्राइम है। लेकिन आप इधर देखोगे, ऑब्जर्व करोगे तो पता लगेगा कि जो 5 है ना, 5 वो p का भी फैक्टर है और 5 किसका फैक्टर है, q का भी फैक्टर है। लेकिन मैं तो यहाँ मना कर चुका हूँ कि भाई जो 5 है ना वो या तो 1 है जो वही हो सकता है p और q का फैक्टर, 1 के अलावा और कोई भी इसका फैक्टर नहीं होगा। यहाँ यही रैशनल नंबर होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि जो 5 है भाई वो कैसा हो गया, कॉमन फैक्टर हो गया, क्योंकि 5 p और q दोनों को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या है, 5 इज ए कॉमन फैक्टर, अ कॉमन फैक्टर
ऑफ पी एंड क्यू, जबकि हमने ऊपर मना किया हुआ था कि 5 का कोई भी 1 के अलावा फैक्टर नहीं होगा, विच इज ए कॉन्ट्रेडिक्शन, विच इज ए कॉन्ट्रेडिक्शन, मतलब कॉन्ट्रेडिक्शन मतलब उल्टा, टू आर अजम्पशन, जो हमने अज्यूम किया था ना कि भाई 5 कैसा एक रैशनल नंबर है, हमने 5 तो रैशनल नंबर माना था और उसके बीच में कोई भी क्या नहीं होगा, कॉमन फैक्टर नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है भाई, यहाँ पे कॉमन फैक्टर 5 आ गया, तो हमारी जो अजम्पशन है कि 5 जो मतलब 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता, वो गलत है क्योंकि 5 कॉमन फैक्टर आ गया, विच क्लियरली मीन्स कि जो 5 है ना वो √5 इज नॉट अ रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नहीं है तो रियल नंबर में 2 ही चीज़ें होती हैं, रैशनल और इरेशनल। अगर कोई नंबर रैशनल है तो वो इरेशनल नहीं है, और इरेशनल है तो वो रैशनल नहीं है। इसका मतलब क्लियरली भाई यही है कि जो √5 है ना वो कैसा है, एक इरेशनल नंबर है, इज एन इरेशनल नंबर। ये 3 to 4 मार्क्स का आपको फ्रेंड्स क्वेश्चन दिख जाएगा बोर्ड एग्जाम में, तो आपको ये अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। आपको आई होप क्लियर होगी ये सारी बातें कि भाई कैसे हमें शो कराना है कि √5 है वो कैसा है, एक इरेशनल नंबर है। देखो जो मैथमेटिक्स है इट इज़ ए गेम ऑफ थॉट प्रोसेस, कि हाउ डू यू अप्रोच द क्वेश्चंस। आप फॉर्मूले कितने भी याद कर लो, सारी चीज़ें सही हैं, फॉर्मूले अपनी जगह काम आते हैं, लेकिन फॉर्मूले अप्लाई करोगे तब ना जब आपको अप्रोच पता होगा कि इस वाले क्वेश्चन में क्या अप्रोच बिठाऊँ मैं, कैसे करूँ चीज़ें कि ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाए। तो बेसिकली यही मतलब है कि मैथमेटिक्स है ना भाई वो क्या है, गेम ऑफ थॉट प्रोसेस एंड अप्रोच, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी, आपने नोट डाउन किया होगा ये साथ में, ठीक है। नोट डाउन नहीं किया है तो आप वीडियो पॉज करके पहले नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ठीक है जी। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में कई बार दिख जाएगा, ठीक है, और कई बार आते भी हैं, हर साल का फिक्स है उनका कि यहाँ से एक क्वेश्चन दे ही देते हैं, ठीक है। एक ये वाला, एक LCM HCF का, इनमें से कुछ ना कुछ दिखता ही रहता है, तो अपने को उस चीज़ के लिए तैयार रहना है, ठीक है। तो आई होप हम नेक्स्ट की तरफ चल सकते हैं, आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देखो ये भी बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी हमने किया था, इसमें थोड़ा आसान है ये, ठीक है। मतलब जो केवल √3, √5, √7 इस टाइप के होते हैं ना वो थोड़े टफ होते हैं, ये उनसे भी आसान होते हैं। वो ये कह रहा है भाई कि हमें ये प्रूव करना है कि भाई ये जो 2√3 + √5 जो है ना वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है। दूसरी बात ये भी कह रहा है कि चेक करना है कि इनका जो मल्टीप्लाई में 2 नंबर लिखे हुए हैं कि इनका जो आंसर आएगा वो रैशनल होगा या इरेशनल होगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम भाई अज्यूम करते हैं कॉन्ट्रडिक्शन में कि भाई ये इरेशनल पूछा है, कि लेट अस से ये जो 2√3 + √5 है इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। ये हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये कैसा है, एक रैशनल नंबर है, ठीक है। चलिए, तो अगर ये रैशनल नंबर है भैया तो ये 2√3 + √5 ये किसके इक्वल लिख सकते हो आप, P/Q के, क्योंकि रैशनल P/Q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। एंड वेयर Q इज नॉट इज इक्वल टू 0 एंड HCF ऑफ P/Q इज 1, ठीक है। क्यों, क्योंकि HCF ये दोनों इंटीजर भी हैं, ठीक है। जो P एंड Q है ना दे आर इंटीजर्स, इंटीजर होने के साथ साथ ये कोप्राइम नंबर भी हैं, और कोप्राइम नंबर वो होते हैं जिनका HCF क्या होता है, 1 होता है। पिछले क्वेश्चन में भी हमने ये चीज़ देखी थी। अगर ये इसके इक्वल है तो एक काम करते हैं भाई, हम स्क्वायर कर लेते हैं इनका। स्क्वायर करेंगे मान लो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ये वाले टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो आसान होते हैं, जो सिंपल √5 या √3 का होता है उनसे। दोनों साइड आप स्क्वायर करोगे मान लो, ठीक है। अब आप स्क्वायर करोगे तो ये 2√3 + √5 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू P का स्क्वायर अपॉन Q का स्क्वायर। A + B का होल स्क्वायर बन रहा है ये, तो A स्क्वायर करोगे तो ये 2√3 और इसका स्क्वायर + √5 और इसका स्क्वायर प्लस A स्क्वायर + B स्क्वायर + 2AB, तो 2 × A की वैल्यू √3 है और 2√3 और B की वैल्यू √5 है, इज इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर, ठीक है। आपको ये चीज़ क्लियर है। चलिए आगे करते हैं अब हम। ये 2√3 का स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4, √3 का 3, तो 12 हो जाएगा। √5 का स्क्वायर 5 होगा, प्लस ये 2 × 2 कितना हो गया 4, √3 × √5 कितना हो जाएगा √ में 15, इज इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर। इनको ऐड करोगे तो ये 17 + 4 √15 इज इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर। इस 17 को दूसरी साइड ले जा सकते हो आप, तो ये क्या बनेगा भाई 4√5 इज इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर माइनस 17, तो यहाँ से 4√5 इज इक्वल टू ये Q स्क्वायर LCM हो गया इसका,
तो पी स्क्वायर माइनस 17 यहाँ पे एलसीएम लेंगे ना क्यू स्क्वायर, तो इसका मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ गया। तो यहाँ से √5 होगा भैया, वो क्या होगा, इस 4 से नीचे डिवाइड करोगे तो पी स्क्वायर माइनस 17 स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर। अब देखो पी क्यू और 4 17 ये जो इधर नंबर लिखे हुए हैं ये सारे कैसे हैं, ये सारे इंटीजर्स हैं, है ना। हमने पहले ही बोला हुआ है कि इंटीजर है पी क्यू, 4 भी इंटीजर होता है, 17 भी इंटीजर होता है। तो यहाँ से जो नंबर मिलेगा वो कैसा मिलेगा, मतलब सोचो ना ये इंटीजर है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लिखे हुए हैं, तो ये क्या है, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखे हुए हैं। इसका मतलब ये क्या है, ये कैसा नंबर है, एक रैशनल नंबर है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पी स्क्वायर माइनस 17 स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर, ठीक है, ये जो है ना इज अ रैशनल नंबर। रैशनल क्यों है, क्योंकि जो पी क्यू है वो कैसे हैं, इंटीजर हैं, क्योंकि पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, ठीक है। लेकिन आप एक बात बताओ, हमने पिछले ही क्वेश्चन में तो प्रूव किया था कि √5 कैसा है भाई, एक इरेशनल नंबर है, ठीक है, और जो √5 है इज एन इरेशनल नंबर, ये बात हमें पता है पहले से, है ना, अभी प्रूव किया था हमने। तो देखो अब हमें एक चीज़ देखी कि भाई हम एक तरफ कह रहे हैं कि ये रैशनल है लेकिन ये इरेशनल है, तो कभी भी रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर इक्वल तो नहीं हो सकते। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये है ना, मतलब पी स्क्वायर माइनस 17 स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर, ये कैसा होगा, ये हमने रैशनल तो अज्यूम किया था लेकिन ये कैसा हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। इसका मतलब ये पी स्क्वायर माइनस 17 स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर इज ऑल्सो इरेशनल। अगर ये इरेशनल है तो हमने तो यही कहा था भाई कि अगर ये इरेशनल हो गया तो हमने जो अज्यूम किया था कि भाई ये रैशनल होगा वो तो है ही नहीं, ठीक है, तो हमें यही प्रूव करना था। अगर ये इरेशनल हो गया इसकी होने की वजह से, ठीक है, ये भी तो इरेशनल है, इसकी वजह से ये इरेशनल हो गया, लेकिन हमने इसको अगर ये इसको इक्वल रखे, हमने सॉल्व करने की कोशिश सीधे तो बनाई, ये चीज़ जो बनी है वो किससे बनी है, ये सब यहीं से सॉल्व करते हुए आए हैं, तो यहाँ से वापस जाएंगे तो यही तो हो जाएगा। लेकिन हमने इसको क्या अज्यूम किया हुआ है कि ये कैसा है, रैशनल है। इसका मतलब ये नहीं है रैशनल, विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन टू आवर अजम्पशन, ठीक है। तो ये रिजल्ट जो आया है, रिजल्ट इज अ कॉन्ट्रेडिक्शन, ये कॉन्ट्रेडिक्शन है। इसका मतलब ये हुआ कि 2√3 प्लस √5 इज एन इरेशनल नंबर। हमें यही प्रूव करना था कि ये कैसा नंबर है, एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। आई होप आपको ये बात क्लियर होगी, ठीक है। अगर ये बात क्लियर है, आपने साथ में नोट डाउन भी की होगी, नहीं की है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और भाई मतलब वही ऑप्शंस हैं जो मैं हर बार बताता हूँ, ठीक है। अब आपको करना क्या है, ये चीज़ तो हो गई अपनी, एक इसका पार्ट टैकल हो गया हमारा कि ये कैसा है कि इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट पार्ट क्या है भाई, नेक्स्ट ये है कि हमें ये चेक करना है कि ये 2√3 प्लस √5 मल्टीप्लाइड बाई 2√3 माइनस √5 ये कैसा है, रैशनल या इरेशनल है, ये पता करना है। देखो इसको a समझो, इसको b समझो, इसको a इसको b, एक बार a प्लस b लिखा हुआ है ये, और मल्टीप्लाई में a माइनस b लिखा हुआ है, ये क्या होता है, आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की। a की जगह क्या है 2√3, उसका क्या कर देंगे स्क्वायर, माइनस b की जगह क्या है √5, उसका क्या कर देंगे स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 होता है, इंटू √3 का 3 होता है, माइनस 5 का 5 होता है, √5 का, तो ये 12 माइनस 5, तो आंसर कितना आएगा भैया 7 आएगा। क्या 7 कैसा है, रैशनल या इरेशनल, आपको पता है 7/1 लिख सकते हो आप, ये एक रैशनल नंबर है। तो उसने वही पूछा है कि आपको चेक करना है कि ये रैशनल है या इरेशनल है, तो आप बताओगे कैसा है, ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। आई होप आपको ये आसान सी बातें हैं जो समझ आनी चाहिए, ठीक है, बेसिक सी बातें हैं और बोर्ड एग्जाम में देखने को भी मिल जाती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप इसको कर सकते हो, मैं हिंट दे दूंगा इसमें, ठीक है, आप इसको आराम से कर सकते हो। हमें ये प्रूव करना है कि भाई ये कैसा नंबर है, एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको ये जो लिखा है ना √3 प्लस √5 का होल स्क्वायर, इसको एक्सपांड करो, a प्लस b का होल स्क्वायर है ना, तो ये बनेगा √3 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर प्लस 2ab √3 इंटू √5। √3 का स्क्वायर 3 होता है, √5 का स्क्वायर 5 होता है, 2 और रूट में अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो जाएगा। तो ये 8 प्लस 2√15 मतलब अपना एक्सपांड करने के बाद सिंपलेस्ट फॉर्म में ये आ गया, ठीक है। अब हमें ये चेक करना है ये कैसा है, इरेशनल नंबर, ये प्रूव करना है। तो लेट भाई अज्यूम करना है, लेट अस से कि जो 8 प्लस 2 √15 है ना, वो कैसा है, इज रैशनल।
अगर ये रेशनल है तो इसको P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हो, दोनों साइड स्क्वायर करोगे, 8 को उधर ले जाओगे, 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा। और जो हमें पता लगेगा कि भाई ये सारे जो है ना वो P और Q के फॉर्म में इस टाइप का बनेगा, जो पिछली बार बनाता है ना इस टाइप का, तो ये हमें पता लगेगा रेशनल है। लेकिन जो उसके इक्वल टू में लिखा होगा √15 वो इरेशनल होगा। तो रेशनल इरेशनल में हमेशा इरेशनल के इक्वल आता है, इसका मतलब जो इधर इक्वेशन बनेगी ना उसमें इसका जो दूसरा साइड होगा वो भी इरेशनल होगा। और लेकिन हमने अज्यूम क्या किया ये इरेशनल है, तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा। कॉन्ट्राडिक्शन में हमें यही प्रूव करना था कि ये कैसा होगा, इरेशनल। ठीक है, तो आपके लिए ये बिल्कुल होमवर्क समझ लो आप इसको, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि आप ये कर पाए या नहीं कर पाए। अगर आप नहीं कर पाते हो तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो इस क्वेश्चन पे बना सकता हूँ, ठीक है, या कमेंट सेक्शन में मैं आपको समझा सकता हूँ अगर समझाने लायक क्वेरी हुई तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई ये जो लिखा हुआ है सामने ये कॉम्पोजिट नंबर है, ये कैसे है ये एक्सप्लेन करना है कि ये जो लिखा हुआ है ये कैसा है, कॉम्प्लेक्स, वो सॉरी कॉम्प्लेक्स नहीं, माफ़ कीजिएगा, कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, क्या कॉम्पोजिट, कॉम्प्लेक्स अलग होते हैं, ठीक है, वो अपने अभी सिलेबस में नहीं है। कॉम्पोजिट नंबर मैंने आपको बताया था कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं, जिसमें जो प्राइम ना हो 1 और जो नंबर होगा खुद उसके फैक्टर के अलावा एक फैक्टर एटलीस्ट होना चाहिए, एटलीस्ट 1 मोर फैक्टर। ठीक है, इनके दोनों के अलावा, ठीक है, एटलीस्ट 1 मोर फैक्टर, ठीक है, और चाहिए कम से कम एक हो, उससे ज़्यादा हो तब भी चलेगा। देखो ये लिखा हुआ है कि 11 × 4 × 3 × 2 +4 लिखा हुआ है। एक टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है, प्लस लगा के मैं दोनों में से 4 कॉमन ले सकता हूँ, तो क्या बचेगा 11 × 3 × 2 और प्लस यहाँ पे 4 कॉमन लिया तो 1 बचेगा। तो ये 4 × ये कितना है भाई 11 × 3 33 × 2 66 और प्लस 167। तो देखो भाई जो भी नंबर होगा ये सॉल्व करने पे उसके 2 फैक्टर बन रहे हैं, कम से ये 4 बन रहा है 67 और 1 के अलावा, है ना, तो ये 2 फैक्टर बन रहे हैं, ये एक्स्ट्रा फैक्टर हैं 1 और उस नंबर के अलावा, इसलिए ये कैसा नंबर है, कॉम्पोजिट है, क्योंकि इसमें मोर देन 2 जो 2 वाले फैक्टर है ना 1 और वो उनके अलावा और भी फैक्टर हैं जो, इसलिए ये कैसा नंबर है, कॉम्पोजिट नंबर है। ठीक है, आसान सी बात थी, ठीक है, कुछ नहीं था इसमें, 1 मार्क्स में मतलब 1 मार्क में आपको दिख ही जाएगा ये कभी कभी। ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हैं, ठीक है, केस स्टडी होती है कि भाई आप पहले एक कहानी जैसी होगी उसको पढ़ो, उसको समझो और उससे फिर क्वेश्चंस करो। ठीक है, चलिए करने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ बना लेते हैं हम, मान लो कह रहा है कि ऐसा एक सर्कुलर पाथ बना हुआ है यहाँ पे, फिर कह रहा है कि उसके ऐसे फील्ड है ये, ठीक है, इसमें सोनिया को ना 18 मिनट लगते हैं एक राउंड लगाने में इसका, ठीक है, इस सर्कुलर पाथ का, और रवि को कितने लगते हैं 12 मिनट लगते हैं, तो एक को लगते हैं 18 मिनट और एक को 12 मिनट्स लगते हैं। ठीक है, अगर ऐसा मान लो आप कि ये दोनों ने ना सेम टाइम पे स्टार्ट किया था चलना, मान लो कहीं यहाँ से स्टार्ट किया चलना इनने, यहीं पे रवि ने और सोनिया ने दोनों ने स्टार्ट किया, एक को रवि को लगे मान लो 12 मिनट और सोनिया को लगे 18 मिनट। ठीक है, तो वो कह रहा है कि सेम टाइम पे और सेम पॉइंट से यहाँ से स्टार्ट किया इन दोनों ने ड्राइव करना। ठीक है, तो कह रहा है सेम डायरेक्शन में, मतलब इसी डायरेक्शन में गए मान लो ऐसे, तो कह रहा है कि कितने मिनट बाद वो दोनों सेम टाइम स्टार्टिंग पॉइंट पे होंगे दोबारा से, मतलब इसी जगह पे वो कितनी देर बाद आएंगे, कितनी देर बाद आएंगे, तो वो मुझे ना उसके मतलब मल्टीपल्स में पता लगेगा। ठीक है, उसके लिए मल्टीपल किस में आता है, एलसीएम में आता है, तो आप इन दोनों नंबर्स का एलसीएम निकालोगे। एलसीएम क्या होगा 12 का एलसीएम, मतलब 12 का फैक्टर करोगे आप तो कितना आएगा 2 × 2 × 3, है ना, और ये क्या है 18 इसका करोगे तो 2 × 3 × 3, तो देखो 2 कॉमन है तो एक 2 ले लो आप यहाँ पे एलसीएम में इनका, और 3 कॉमन है तो एक 3 ले लो। उसके बाद क्या कॉमन नहीं है, 2 कॉमन नहीं है वो भी लेंगे और 3 कॉमन नहीं है वो भी लेंगे, तो 2 × 3 और 6 × 2 12 × 3 36, तो 36 मिनट्स बाद ये दोनों जो रवि और सोनिया है ना ये एक बार फिर से इसी पॉइंट पे सेम जगह पे आ जाएंगे। ठीक है, तो इससे ये पता लगता है भाई ये 36 है वो इन दोनों का मल्टीपल होगा किसका, 12 का भी देखो 3 टाइम और 18 का भी 2 टाइम। ठीक है, तो ये मल्टीपल में पता लगा, तो ये एप्लीकेशन होता है बेसिकली जो हम एलसीएम एचसीएफ पढ़ रहे होते हैं वो रियल लाइफ में कहाँ काम आते हैं। आप ऐसे ही क्लॉक में कर सकते हो कि भाई एक टाइम पे मान लो यहाँ पे एक सुई थी और दूसरी भी सुई यहाँ थी, दोनों ने सेम टाइम पे स्टार्ट किया, एक ने मान लो 60 मिनट में कवर किया और एक ने 1 मिनट में कवर किया, तो बताओ वो कितनी देर बाद होंगी, तो उनका एलसीएम निकाल के आप पता कर सकते हो कितनी देर बाद वो सेम टाइम पे मतलब सेम जगह पे सेम पॉइंट पे आ जाएंगी। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट पे, तो ये बिल्कुल इसका यूज है कि आप एलसीएम एचसीएफ को कहाँ यूज करते हो। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एचसीएफ का यूज है। कह रहा है कि एक मिठाई वाला है जिसके पास 420 मतलब 420 बूंदी के लड्डू हैं और 130 कितने हैं भाई बादाम की बर्फी है। ठीक है, 2 आइटम है, इसमें से 420 क्या है बूंदी के लड्डू और 130 क्या है भाई
और बादाम बर्फी है, ठीक है। ही वॉन्ट्स टू स्टैक, स्टैक का मतलब होता है ना जैसे थाली रखी होती है एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर, किताबें रखते हो आप एक दूसरा, ये स्टैक होता है। स्टैक का मतलब एक के ऊपर ऐसे रखते चले जाना, ठीक है। जैसे एक प्लेट शादी में यहाँ पे रखी है, उसके ऊपर दूसरी प्लेट, तीसरी प्लेट, चौथी प्लेट, ऐसे होता है ना, ये होता है स्टैक, ठीक है। तो वो कह रहा है कि उन सबको ना वो स्टैक में ऐसे लगना चाहता है कि ईच स्टैक मतलब हर एक स्टैक में सेम नंबर हो, मतलब मिठाई के जो चीज़ें हैं, मतलब बूंदी लड्डू और बादाम बर्फी का, ठीक है। और दे टेक अप एट लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे, जो ट्रे में जिसमें वो रखेगा ना उसमें कम से कम एरिया में वो रखने हैं उसको। उसके पास देखो दो चैलेंज है। एक तो ये है कि हर एक जो स्टैक लगाएगा ना, मतलब एक के ऊपर एक, मिठाई की दुकान पे आपने रखा देखा होगा स्टैक, तो वो ये कह रहा है कि हर एक जो मतलब स्टैक होगा ना उस पर सेम नंबर होने चाहिए। मतलब जैसे मान लो 20-20 रख रहा है तो 20-20 ही सब में होनी चाहिए, 20-20 का स्टैक। और वो ये कह रहा है कि साथ में जो एरिया है ना उसका ट्रे का वो कम से कम लगे, लीस्ट एरिया में ही कवर हो जाए, वो सारी चीज़ें रख जाए, ठीक है। तो इसके लिए हमें लीस्ट में भाई क्या चाहिए होता है हमें, मतलब देखो यही है कि लीस्ट एरिया के लिए हमें ऐसा चाहिए जो इनमें सबसे छोटा कॉमन हो, ठीक है। तो वो क्या मिलेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो HCF होता है, वो निकाल लो आप, तो वही हमारा स्टैक में नंबर ऑफ जो मिठाई होगा ना वो आ जाएगा, ठीक है। तो 420 जो है ना, इसको आप दो तरीके से करते हो। एक तो वही बचपन वाला तरीका है कि आप इसके फैक्टर कर लो, जो कॉमन आए वो है। एक और तरीका क्या है भाई, यूक्लिड का डिवीजन ले, चलो वही यूज कर लेते हैं हम भाई, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है, क्योंकि वो हमारे सिलेबस में है तो उसको भी थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी। वैसे तो आप कर ही लेते हो, HCF निकालना जानते ही हो। तो ये कैसे निकालोगे भाई, अब 420 दो नंबर है, एक 420 है, आप पिछले वीडियो में देख चुके हैं, और एक कितना है 130। तो इनके हिसाब से निकालना है, इसको मान लो A, इसको मान लो B। तो A इक्वल टू क्या होता है, BQ + R होता है, हमने पढ़ा है भाई पिछले वीडियो में। तो ये 130 इंटू कितना करें भाई, इसमें कितने टाइम होगा, 3 टाइम होगा, 390 है ना, 390 और प्लस 30 होगा ये। तो रिमाइंडर कितना आएगा इसका, 30 आएगा। आप डिवाइड करके देखोगे तो देखो अभी रिमाइंडर 0 नहीं आया, हमें ये तब तक करना है। ऑपरेशन फ्लो चार्ट भी बनाया था ना पिछले वीडियो में, उससे भी पता होगा कि जब तक नहीं करना जब तक रिमाइंडर क्या ना आ जाए, 0 ना आ जाए। तो अब ये नंबर और ये नंबर को लेंगे, तो 130 = 30 इंटू कितना होगा, 4 + 10 हो जाएगा, है ना, क्योंकि 30 × 4 120 + 10। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया। अब 30 और 10 का करेंगे तो भी क्या होगा भाई, 10 × 3 + 0। तो यहाँ पे जो मिलता है ना हमें, यहाँ पे जो डिवाइजर मिलता है उससे पता लगता है कि वो इनका HCF होगा। तो इनका जो HCF किस किस का, 420 एंड 130 का जो HCF होगा ना वो क्या होगा, 10 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि उस जो स्वीट सेलर है ना मिठाई वाला, उसको हर एक स्टैक में बादाम बर्फी और बूंदी लड्डू के ना 10-10 रखने चाहिए। 10-10 एक स्टैक में रखेगा वो, तो उसको कम से कम एरिया में रखना पड़ेगा और ये हो जाएगा, ठीक है। तो कितनी कितनी बनेंगी स्टैक आप जानते हो, बूंदी के लड्डू की मान लो वो पूछ ले कि कितने स्टैक बनेंगे बूंदी के लड्डू के, तो HCF से डिवाइड कर दो, तो 420/10 करके, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 42 ऐसे स्टैक बनेंगे जिनमें लड्डू रखे होंगे ऐसे 42 में। एंड 130/10 करोगे ना यहाँ से, तो 13 ऐसे स्टैक होंगे जिनमें बादाम बर्फी रखी होगी, ठीक है। आई होप आपको ये आसान सी बातें क्लियर होंगी, ठीक है। इसमें हमने कई सारे क्वेश्चंस किए अलग अलग टाइप के जो आपको समझ आए होंगे, ठीक है। और मुद्दा ये है कि हमें भाई मैथमेटिक्स को ना थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड ही पढ़ना है, ये ध्यान रखना है ना, थोड़ा कि कहाँ पे रियल लाइफ में एक्चुअल में काम कहाँ आती हैं सारी चीज़ें। तो इनको ध्यान में रखते हुए मैथमेटिक्स पढ़ोगे तो अप्रोच और गेम में आपका अच्छा होगा उसमें, ठीक है। थॉट प्रोसेस डेवलप होगी। ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।